रहे हैं, तो शायद ये करें, अपने सोल्जर्स को मरवाएं और बंधक भी बनेंगे इनके सोल्जर्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बनेंगे, लेकिन ये सब करेंगे ताकि अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन को वॉर के फेवर में कराया जाए। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वॉर ऑब्जेक्टिव ऑन ग्राउंड ये हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बताइए जाफरी साहब, ये कहना कि वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनके बयानों से देखें, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अगर अमेरिका इस जंग में डटा रहा तो ईरान, बार बार ये आती है कि अब ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तौर पर एक ट्रम्प कार्ड है और वहां ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहतर है और ईरान से अमेरिका शायद वहां जाकर लड़ना भिड़ना ना चाहे। लेकिन अगर ईरान के बरक्स अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्राउंड ट्रूप्स को उतारता है तो अमेरिकी फौजों में भी तबाही होगी, लेकिन ईरान को भी एक बहुत बड़े ताकतवर 37 अमरीकी अफसर मारे गए। यह हमला 31 मार्च को लॉन्च किए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 88वीं वेव का हिस्सा बताया गया है। स्टेटमेंट के मुताबिक ऑपरेशन की शुरुआत सेंट्रल गल्फ में एक इजरायली लिंक्ड कंटेनर शिप हैपबोंग एक्सप्रेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले से हुई, जिसमें सीधा हिट लगा। दूसरे कोऑर्डिनेटेड फेज में ईरानी नौसेना यूनिट्स ने यूएई के तट पर मौजूद यूएस मरीन्स को टारगेट किया, जो औपचारिक बेस के बाहर तैनात थे और अपनी मौजूदगी को सिविलियन इलाकों में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आगे कहा गया कि दुबई के पास अल मिन्हाद एयरबेस के नजदीक टारगेट किए गए लोकेशन पर करीब 200 अमेरिकी सैनिक, जिनमें कमांडर्स भी शामिल थे, मौजूद थे। इस जगह को पहले इंटेलिजेंस के जरिए पहचाना गया, फिर ड्रोन व टैक्टिकल मिसाइल से हमला किया गया। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सऊदी इस हमले से उन्हें संदेश देने की कोशिश की गई होगी कि वे भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सब बातें अमेरिका में चल रही हैं। बड़ी बात है, ट्रंप ने अभी तक टकर कार्लसन का वीडियो डिलीट नहीं करवाया है। ट्रंप को वीडियो डिलीट करवाने की तकनीक मोदी सरकार से तुरंत सीख लेनी चाहिए। ईरान का उदाहरण सबके सामने, जो भी बातचीत में शामिल होता है उसकी हत्या हो जाती है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और बातचीत में शामिल कमाल खराजी पर हमला हुआ, इसमें उनकी पत्नी की मौत की खबर है। खराजी के बारे में रिपोर्ट हुआ है कि वे पाकिस्तान से बातचीत में शामिल थे, जेडी वांस से मुलाकात कर सकते थे, फिर उन पर हमला क्यों हुआ? ट्रंप ईरान को दुश्मन बताने के लिए अमेरिका की जनता के सामने उन्हीं बातों को दोहराए जा रहे हैं। वे इसकी सफाई नहीं दे पाए। जब 1 साल पहले ईरान पर हमला हुआ तब उन्होंने दावा किया परमाणु क्षमता उसकी खत्म कर दी गई। तुम कैसे न्यूटन पैदा करोगे, कैसे एडिसन पैदा करोगे, कैसे आइंस्टीन पैदा करोगे, कैसे रदरफोर्ड पैदा करोगे? तुम पैदा करोगे कहीं मुक्तानंद, कहीं अखंडानंद, खुदों की एक जमात जो उन्हीं बातों को तोतों की तरह तुम्हें दोहराते रहे और तुम्हारी खोपड़ी में वही गोबर भरते रहे सदियों पुराना और तुम्हें गौमूत्र पिलाते रहे, क्योंकि ये तो पंचामृत है। डर की लफ्ज इस्तेमाल की थी, रिजीम चेंज की बात की थी, यहाँ तक के कहा था कि वो मुझे बनाएंगे सुप्रीम लीडर या मैं चुनूंगा सुप्रीम लीडर। इस तरह के बेवकूफ़ाना बातें भी वो उन्होंने शुरू कर दिए थे, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि तबाह बर्बाद हो जाएगा ईरान पहले 2 हफ्तों में। तो वो सारी उम्मीदें ठप हो गई हैं। ना तो कोई अपोजिशन या अपराइजिंग नज़र नहीं आ रहा, ना मेजर प्रोटेस्ट कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान हर बात का जवाब दे रहा है। आप उनकी इंडस्ट्रीज़ को मार रहे हैं, वो इनके एलाइज की इंडस्ट्रीज़ को मार रहा है। इज़राइल पे भी काफ़ी तबाही मची है। इन्होंने मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन इज़राइल में भी बहुत नुकसान हुआ है। जान नहीं गई, लेकिन ज़ख्मी 6000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। 6-7 हज़ार से ज़्यादा। जी हाँ, जी। हाँ, तो अब वो है कि उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है। देखिए, ईरान एक ऐसा फौजी है जिसके पास तलवार है लेकिन ढाल नहीं है, और वो उनसे पूरी तरह से। और देखिए, एक नया ख्याल पैदा हो गया है, लोगों को नजर आने लगा है कि शायद इस जंग के अंत में ऐसा लगेगा कि ईरान और ताकतवर हो गया। ओह, और ताकतवर? जी हाँ, 2 चीजें मैं बताता हूँ आपको।
पिछले 30-40 साल से ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, जिसके वजह से वो तेल नहीं बेच सकता। जी हाँ, देखिए आप, पाबंदी है, बहुत पाबंदियां लगा बहुत रखी है अमेरिका पाबंदी। ने। अभी तो 150 मिलियन बैरल्स के ऊपर से सैंक्शंस हट गए, यानी ईरान तकरीबन $15 बिलियन का तेल बेच सकता है एट मार्केट प्राइस, जो पहले नहीं था। यानी थोड़े टेम्पररी सैंक्शंस कम हो गए हैं। दूसरा, उसने हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया है। तो इंटरनेशनल लॉ में de jure और de facto सॉवरेंटी कहते हैं। यानी लेट्स से कि आपने गाड़ी खरीद ली और मैं मोहल्ले का गुंडा हूं, आपकी गाड़ी आपसे छीन। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ईरान का और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों, अब ईरान ने क्या किया है कि उन्हें जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पर अटैक करना चालू कर दिया है। चाहे एप्पल हो, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे कौन सी कंपनी हो, फेसबुक हो, उनके डाटा सर्वर को मिसाइलों से उन्होंने हैक करना शुरू कर दिया है। ट्रंप को ये लगा था कि ये लड़ाई ज़्यादा नहीं चलेगी, बट अब ट्रंप इस लड़ाई में पूरी तरह से उलझ चुके हैं दोस्तों। ट्रंप बाहर तो निकलना चाहते हैं, पर वो निकले कैसे? क्योंकि ईरान सीज फायर का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। ईरान कह रहा है कि हम लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए तो ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें, उनके पास 3200 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं दोस्तों, जो दुनिया की में सबसे अधिक उन्हीं के पास बैलिस्टिक मिसाइलें। उनसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और किसी के पास नहीं है जो ईरान के पास हैं। उन्हीं के दम पर आज वो अमेरिका पर भारी पड़ गया था। अमेरिका को सोच लगा होगा कि हमने जैसे इराक़ को इन्वेड किया है, हमारे जो बाकी राष्ट्रपति हैं जो वो लगातार दुनिया पर प्रेशर बनाते थे और वो जीतते थे, मैं भी ऐसे प्रेशर बनाऊंगा और जीत जाऊंगा। पर यह ईरान के मामले में क्या हुआ दोस्तों, उनसे गड़बड़ हो गई। वो अपने दुश्मन की ताकत को पहचान ही नहीं पाए और वो इस लड़ाई में चलते चलते अब बहुत ज़्यादा आ गए। मान लो दोस्तों, एक ईरान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, अगर कल वो रशिया से अमेरिका का टक्कर होता है तो कहीं ना कहीं रशिया बैकफुट पे उन्हें लगाएगा, क्योंकि रशिया के पास तो सब कुछ है। परमाणु हथियार भी रशिया के पास हैं और बैलिस्टिक मिसाइलें भी रशिया के पास हैं। ठीक है, मतलब अमेरिका के बराबर का ही है रशिया। तो अब देखते हैं क्या कुछ इसमें होता है दोस्तों। चैनल को